अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज की वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ इंग्लिश की थोड़ी सी बेसिक गाइडेंस भी आपको दूंगी कि बहुत से सवालात आएंगे आपके जहन में कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पैटर्न्स में क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारा कुछ आज की इंग्लिश वाली वीडियो में सिखाई जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक खोलती हूँ, यहाँ से मैं आती हूँ फंक्शनल इंग्लिश पे। इस इमेज के अकॉर्डिंग आप लोग देखें कि आपको लेटर राइटिंग आएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ जो पिंक कलर दिया हुआ है ना, पिंक, जो मैंने पिंक पिंक किए हुए हैं, ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस बाकी के जो टीचर्स हैं, कुछ कॉलेजेस वाले तो ऐसे सिरे से नहीं करा रहे, वो कहते हैं आएगा ही नहीं, बट मैं ऐसे इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले भी पढ़ाती रही हूँ। उनके सिलेबस में भी इसी तरह से ऐसे नहीं था, बट पेपर में उनको ऐसे आ गया। आप लोगों का मॉडल पेपर जो बन गया है पंजाब यूनिवर्सिटी वालों का, उनके मॉडल पेपर में ऐसे मौजूद था, इसीलिए मैंने ऐसे कराया। अच्छा, अब काम की बात पे आते हैं। देखें, ये जो पिंक पिंक कलर के हुए हैं जितने भी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पीडीएफ्स, सॉरी डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि ग्रामर पोर्शन में से आपको आएगा कि आप लेटर लिखें गवर्नमेंट को। वैसे तो बहुत सारे लेटर्स हैं, मैंने एक लेटर के ऊपर पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे उसका लिंक लगा दूँगी, आप उस प्लेलिस्ट को देख लें। उसमें सारे वो पैटर्न्स हैं जो आपके फंक्शनल इंग्लिश में आएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी पैटर्न है गवर्नमेंट को भेजने वाला लेटर, न्यूज़पेपर एडिटर को भेजने वाला लेटर, या फिर किसी प्रिंसिपल को भेजने वाला लेटर। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। इनके पैटर्न मैंने यूट्यूब वीडियो में भी डाले हुए हैं और इनकी मैंने अपने ड्राइव में भी इन पैटर्न को डाला हुआ है, वहाँ से जाके भी आपको ड्राइव में भी मिल जाएगा। बहरहाल, अच्छा अभी काम पे आते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, लेटर जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट वाला है, ये आया भी हुआ है एग्जाम पेपर में। मैं आपको मॉडल पेपर में दिखाऊंगी कि किस तरह का सवाल आया। मैंने इवन तो मॉडल पेपर सॉल्व भी किया है, मैं सॉल्व मॉडल पेपर भी आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, लेटर्स आप लोग जान गए। लेटर्स के बाद क्या करना है कि पैसेज आपको आ सकता है। पैसेज का मतलब ये है कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके नीचे कुछ सवालात होंगे, आपने उन सवालों के जवाब उस पैसेज से ढूंढ के अपने लफ्ज़ों में लिखने होते हैं, सही ग्रामर यूज़ करके। ठीक है, ये चीज़ होती है पैसेज, या इसको हम कंप्रीहेंशन राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें आपने जान ली, आपने भी क्या चीज़ जानी कि लेटर आ सकता है गवर्नमेंट को, मेन वाला। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या जानी, पैसेज राइटिंग, जिसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं, इसको हम कंप्रीहेंशन भी कहते हैं। ये दो मेन चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने इनको पिंक कलर दे दिया है। उसके अलावा इसके अंदर से क्या क्या और आएगा, आर्टिकल राइटिंग आ सकती है, एक्टिव पैसिव लिखने को भी आपको दे सकते हैं, टेंसेस भी आपको दे सकते हैं, वर्ब्स भी दे सकते हैं, पंक्चुएशंस वगैरह भी दे सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, साइनोम्स, इंटोनाइम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस। उसके अलावा आपने मेरी वो वीडियो तो देखी ही होगी काफ़ियों ने, वर्ड फॉर्मेशन वाली भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद थी। मैंने वो दो वीडियोस पहले डाल दी थी, उसमें बेतहाशा की ग्रामर है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आर्टिकल कैसे बनाते हैं, पैसिव एक्टिव क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें भी उसमें मौजूद हैं। दो वीडियोज़ हैं मेन, उन दो वीडियोज़ का लिंक यहाँ टॉप पे मैं लगा देती हूँ, आप इन दोनों लिंक्स को जाके देख लें। अगर नहीं देखी, उसमें वो बेसिक ग्रामर है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ग्रामर आएगी कि नहीं, उसकी मुझे 100% श्योरिटी नहीं है। अब मुझे 100% श्योरिटी किसकी है कि लेटर तो आएगा ही गवर्नमेंट का, पैसेज राइटिंग तो आएगी क्योंकि आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ था। लेकिन जहाँ तक रही बात इन ग्रामर्स की, तो मुझे 100% श्योरिटी नहीं है कि ये आएंगे कि नहीं। सिर्फ आप अपने नॉलेज के लिए और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उन वीडियोज़ को जाके देख लें कि अगर उसमें से पेपर बन के आ गया तो आपको कुछ ना कुछ आता हो। दिखने में वो वीडियोज़ ऐसी दिखती हैं। ठीक है, इनके लिंक्स मैंने लगा दिए थे यहाँ टॉप पे। ठीक है, आप जाके लाजमी देख लीजिएगा उन वीडियोस को भी, ताकि आपके पास ग्रामर का भी नॉलेज आ जाए, ताकि अगर कुछ उसमें से एक्स्ट्रा आए जो आपने ना किया हो तो आपके नॉलेज की वजह से बचत हो जाए, पेपर मुश्किल ना हो आपके लिए। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऐसे। ऐसे आपको लिखने को कहा जाएगा कि 300 वर्ड्स में ऐसे लिखें। 300 वर्ड का ऐसे का मतलब है कि आपने ऐसे कम से कम 3 पेजेस तक लिखना है। 3 पेजेस मीन्स 3 साइडों तक लिखना है उस ऐसे को। अगर उन 3 साइडों पे आपने उस ऐसे को लिख दिया, इसका मतलब है 300 वर्ड्स में पूरा हो गया। ठीक है, ऐसे के ऊपर भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम आप कोई फिक्स पैटर्न दे दें ऐसे पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे के ऊपर भी एक फ़िक्स पैटर्न बना दूंगी और इस यूट्यूब चैनल पे उस ऐसे का फ़िक्स पैटर्न डाल दूंगी। यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो आप हर तरह के लेटर्स, हर तरह के एसेज में यूज़ कर सको, तो वो भी मैं डिज़ाइन करी हूँ एक स्टूडेंट के कहने पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जान ली क्या क्या आएगा।
अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। लॉन्ग आंसर्स में आता है 7 C's, SQ4R, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, बाकी भी चीज़ें, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है 7 C's आ सकता है, SQ4 आ सकता है, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। एग्जाम पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से 7 C's के ऊपर सवाल दिया गया था, उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर सवाल किया गया था, ठीक है। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने पिंक कलर कर दिया उन पे। जो बाकी के सवाल, बाकी के जो पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, इस पे मुझे शक है कि शायद ये ना आए, लेकिन आ भी सकते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है एक्स्ट्रा के, ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनके टोन्स वगैरह को, ऑडियंस के साथ एंगेज कैसे खुद को करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो बाकी की जितनी भी इंग्लिश आपको दिख रही है, इनकी वीडियोस मैंने भी यूट्यूब चैनल पर डालनी है। मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला वीडियोस बनाने का। इंशाल्लाह वो भी चढ़ेंगी। उन वीडियोस में ये सारा कुछ कवर किया जाएगा कि 7 C's क्या होता है, SQ4 क्या होता है, और ये तमाम ग्रामर उसमें आएगी। आपके ऊपर देखिए, मैं सख्ती नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहती हूँ कि 7C, SQ4, पब्लिक स्पीकिंग, इसको अच्छे से याद कर लें। लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, ये जो बाकी की तमाम ग्रामर जो आपको एक्स्ट्रा दिखेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज हासिल करने के लिए उनको देख लें। अगर उसमें से पेपर बन के आ गया तो आपको आता हो कि आपने उसमें लिखना क्या है। 2-2 पेजेस के वो सवालात होंगे, जवाब होंगे, दैट्स इट। कोई भी वो मुश्किल चीज़ नहीं है कि इतनी लंबी वो वीडियोज़ होंगी। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी जिसमें सारे लॉन्ग सवाल भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई। मैंने आपको ये सिखाया कि ग्रामर में आपको लेटर आ सकता है, पैसेज यानी कि कंप्रीहेंशन आ सकती है। बाकी की ग्रामर जो है वो सीखने के लिए देख लें वीडियोस, ताकि अगर उसमें से कुछ पेपर बन के आ जाए तो आपको आता हो। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है, ऐसे राइटिंग आ सकती है, ऐसे लिखने के लिए दे सकते हैं। 7 C's, SQ4 और पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, ये मेन है, ये आ सकता है पेपर में। उसके अलावा बाकी की जो एक्स्ट्रा ग्रामर है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे दिखी, काइंडली उनको सिर्फ देख लें अपना नॉलेज हासिल करने के लिए। वो वीडियोस बिल्कुल भी लंबी नहीं होंगी, थोड़ी थोड़ी उनके पेजेस हैं, 2-2, 3-3, और उसी के अंदर से ही वीडियो बनेगी, छोटी सी वो वीडियोज़ होंगी। अब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे समझ लिए। अब मैं आती हूँ पेपर पैटर्न पे। तो जो पेपर बन गया है मॉडल पेपर, उसको हम देखते हैं। ये है हमारा मॉडल पेपर। तो यहाँ से हम जाते हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर पे। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश का मॉडल पेपर बनाया वो ऐसा दिखता है। तो इसमें से जो सबसे पहला सवाल है उस पर गौर करें। पहला सवाल है, यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ योर लोकेलिटी, कि आप अपने इलाके के प्रेजिडेंट हैं, ठीक है। फर्ज करें कि आप उस अपने इलाके के प्रेजिडेंट हैं और आपके इलाके में बड़ी तेज़ बारिशें हो रही हैं, और आपकी इस बारिश की वजह से, यानी कि जो बारिश हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ, आपके इलाके में बहुत ही बड़े साइज़ का दरख्त गिर गया है रोड पे, जिसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है कि आपके इलाके में ट्रैफिक की डिस्ट्रप्शन आ रही है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपको ये ड्यूटी दी है एग्जामिनर ने कि आप एक लेटर लिखें म्युनिसिपल वाले कमिश्नर के इदारे को, यानी कि म्युनिसिपल इदारे को। लेटर किसको देना है? म्युनिसिपल कमिश्नर को, ठीक है, कि आपके इलाके में जो रोड पे दरख्त गिरा है ये दरख्त हटा सकें। इसके ऊपर आपने एक लेटर लिखना है। अब आप बताएं ये लेटर किस चीज़ के ऊपर होगा? ज़ाहिर है ये लेटर गवर्नमेंट को लिखने के लिए दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट वालों को आप लेटर लिख के दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि गवर्नमेंट के ऊपर लेटर ज़्यादा आते हैं, ऑलरेडी पहले भी आए थे। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, 2025 की जो पिछला साल है, उसमें एनुअल कोर्स था, ज़ाहिर है उसमें भी ज़्यादातर लेटर्स गवर्नमेंट पे आते थे, या न्यूज़ एडिटर पे आते थे, या प्रिंसिपल पे। वैसे ही मुझे भी शक पड़ा है कि गवर्नमेंट पे आएगा, और वैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो मॉडल पेपर आप लोगों को रेफ़र किया है सेमेस्टर वालों को, उसमें देखें गवर्नमेंट का लेटर आ गया। अब हम अगले सवाल पे अगर जाएँ तो अगला सवाल आपको आया, राइट, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी विल यू अप्लाई इन डिलीवरिंग द गुड ऑर्डर प्रेजेंटेशन। ये भी मैंने कहा है कि जो मेरे एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे उनमें गुड ऑर्डर प्रेजेंटेशन, इस तरह के टॉपिक्स होंगे, उनको सिर्फ आप देख लें समझने के लिए, गाइडेंस के लिए। दूसरा सवाल आया हमारे पास 7 C's के ऊपर, ठीक है। तो 7 C's के ऊपर मैंने पहले ही बता दिया था एक सवाल होगा। तीसरा सवाल आएगा आपको, रीड दी पैसेज। ये बेसिकली कंप्रीहेंशन होती है, जिसमें मैंने बताया कि कंप्रीहेंशन और पैसेज सेम ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि आपको एक बड़ा सा इस तरह का एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज के बाद ना एंड पे जाके आपको इस तरह से 5 सवाल दिए जाते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं। 3 नंबर पूरे तब मिलेंगे जब आप इनमें 3 से 4 लाइनें लिख सको, 3-4 लाइनें लिख सको। किसी में 2 लिख सकते हैं, किसी में 4। कोशिश करें 1 लाइन बना लिखें, 2 से 3 या 4 लाइनें लाजमी लिखा करें इसकी। और ये इसके जवाब कैसे मिलेंगे? इसके जवाब ज़ाहिर है आपको ऊपर जो पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज के अंदर ही इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर सबसे आखिरी सवाल में इन्होंने आपको ऐसे राइटिंग दी है, यानी कि आपको ऐसे लिखने के लिए दिया है
तकरीबन 300 वर्ड का, किस टॉपिक पे दिया है? शुड स्टूडेंट्स गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट। ये 40 नंबर का है, तो उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है। ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर। मैंने खुद इस मॉडल पेपर को सॉल्व किया है, तो मैं आपके सामने सॉल्व मॉडल पेपर दिखाती हूँ कि इसको सॉल्व मैंने कैसे किया था। तो मैंने अपने सॉल्व मॉडल के पेपर के बारे में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है एक PDF, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने सॉल्व मॉडल पेपर पे, वो भी इधर ही कहीं आएगा। तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मॉडल पेपर भेजा हुआ था स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए। इस ग्रुप में अब क्लोजिंग हो गई है, ऐड किसी स्टूडेंट को नहीं किया जाएगा अब जब तक पेपर्स बहुत करीब आ गए हैं, क्योंकि बहुत जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो फिर ज़ाहिर है बेतहाशा उनका लोड आ जाता है मेरे पे, इसलिए मैंने ग्रुप क्लोज़ कर दिया है इसी रीज़न से, क्योंकि बेतहाशा लोड है। मैं तो काफ़ी वक्त से ये सारा गाइड करी हूँ ग्रुप में, जो चीज़ आप लोग अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया है, कि मैंने इस पर अपना मेन पैटर्न जो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, जिसका मैंने आपको रेफरेंस दिया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने लिखा है ABC स्ट्रीट, ग्रीन कॉलोनी, लाहौर। अगर ग्रीन कॉलोनी नहीं लिखना, आप इस तरह भी एड्रेस दे सकते हैं, ABC स्ट्रीट, लाहौर। सही है, कोई भी फर्जी सा एड्रेस दे दें, लेकिन उसमें ABC लिख दें, ठीक है। डेट डाल दें अपनी पसंद की, डेट से पहले बोल्ड मार्कर से डेट को मेंशन कर दें, फिर बोल्ड मार्कर से रिसीवर के एड्रेस की हेडिंग दे दें, फिर उसके नीचे लिखें टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर के बारे में कहाँ मौजूद था? ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद था, म्यूनिसिपल कमिश्नर, वहाँ से मिल जाता है। कभी कभी इदारे का नेम मेंशन नहीं होता, तो इदारे का नेम का आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इतना मुश्किल वो नहीं करेंगे। इदारे का नेम यानी कि जैसे कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है ना, ये इदारे का नेम है, ये ऑलरेडी मेंशन होता है पेपर में, तो इतना मसला आपको नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे इदारे का नेम मेंशन था ऑलरेडी, इसके नीचे लाहौर लिख दें। फिर उसके अलावा एक लाइन का फासला छोड़ के सब्जेक्ट में आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ फॉलन ट्री कॉजिंग ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्वेस्ट ही आप करेंगे इस म्यूनिसिपल कमिश्नर को कि आपकी सेफ्टी के लिए उस दरख्त को हटाएं, वही चीज़ आपने सब्जेक्ट में लिख देनी है। फिर आपने रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम करके स्टार्ट करना है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पैटर्न है। मैंने जो पैटर्न लिखा था उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हुई थी। इस तरह से मैंने कहा था फिल इन द ब्लैंक्स में वो बातें आपने लिखनी है जिसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो फिल इन द ब्लैंक बनाई है उसी को मैंने फिल कर दिया यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे क्या है कि अपने पैटर्न को फॉलो करते सारा कुछ लिखा है। विद योर ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन। यहाँ तक मेरा पैटर्न था। आगे मैंने मैटर को डिस्कस किया कि दरख्त गिर गया है, तो मैंने सबसे बताया द मैटर ऑफ द फॉलन ट्री इन आर लोकेलिटी आफ्टर द रेनफॉल। ये कहने के बाद एक लाइन छोड़ के जैसे पैटर्न में है, फिर मैंने आगे लिखा दिस इशू इज़ दैट, द इशू इज़ दैट, ये मेरे पैटर्न में था। आगे फिर मैंने उस बात को डिस्कस किया कि हमारे इलाके में एक बड़ा दरख्त गिर गया है, तो मैंने इस तरह से लिखा है दैट अ लार्ज ट्री हैज़ फॉलन ऑन द मेन रोड ऑफ द ग्रीन कॉलोनी, यानी कि जो हमारे जिसका मैंने रेफरेंस दिया ना कि ग्रीन कॉलोनी में हम रहते हैं, वहीं पे जाके दरख्त गिर गया। आप किसी भी कॉलोनी का नेम दे सकते हो जिसका आपको दिल करे। आप ABC कॉलोनी लिख सकते हो, जो भी कॉलोनी का आपका दिल किया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है दरख्त गिरने से, कि ट्रैफिक बड़ी रुकती है, जिसकी वजह से हमारे रेजिडेंट्स को बड़ी इनकन्वीनियंस से गुजरना पड़ता है, बड़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। अपनी आसान वर्डिंग में भी इंग्लिश लिख सकते हैं कि हमारे रेजिडेंट को बड़े ट्रबल से गुजरना पड़ता है, परेशानी से गुजरना पड़ता है। दिस सिचुएशन हैज़ बिन कॉजिंग, ये मेरे पैटर्न में था। आगे मैंने इस पर फिल इन द ब्लैंक खाली छोड़ी थी, इस पर हमने फिल किया। यहाँ पे लिखा द सिचुएशन इज कॉजिंग सीवियर ट्रैफिक जैम्स एंड पोजेस रिस्क ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड दी व्हीकल्स, यानी कि इससे क्या नुकसान हो रहा है कि ट्रैफिक जैम हो रहे हैं और जो आम चलने वाले लोग हैं और व्हीकल पे जो जा रहे हैं उनकी बार बार ट्रैफिक जैम होने की वजह से मसले बन रहे हैं। आगे आ रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, ये मेरे पैटर्न में था। आगे फिर मैंने खुद से बातें लिखी कि इस दरख्त के गिरने से बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रास्ते बड़े रुक गए हैं और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसको रिमूव कर दें। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी स्टेप्स रिगार्डिंग दिस मैटर। अब ये वो पैटर्न है मेरा जिसको मैंने फॉलो करते हुए इसको लिखा है पैटर्न। आगे जाके मैंने लाइन खाली छोड़ी थी, इसमें मैंने अपने मसले को डिस्कस किया कि प्लीज़ इस दरख्त को आप सेफली यहाँ से हटा दें ताकि ट्रैफिक नॉर्मल हो सके। आपकी जो काइंड अटेंशन है इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा। ये मेरे पैटर्न के अंदर बात लिखी गई थी ऑलरेडी। फिर मैंने कहा योर्स ओबीडिएंटली करके योर नेम की जगह आप अपना नेम इस तरह से लिख दें X, Y और Z। सही है, XYZ करके अपने बारे में बताएं कि आप प्रेसिडेंट है ग्रीन कॉलोनी के, जैसे कि सवाल में ग्रीन कॉलोनी का बताया गया कि आप खुद को प्रेसिडेंट बनाएं उस ग्रीन कॉलोनी का। अब हमारा दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल था व्हाट स्ट्रेटजीज विल यू एम्प्लॉय इन डिलीवरिंग अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है,
तो इसका वही जवाब है कि इसमें आपने ना जो मैंने अभी अगली वीडियो बनाई ना गुड ओरल प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसी का ही मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया। तो मैं आपको समझा देती हूँ। उसमें लिखा क्या है, डिलीवरिंग अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट स्किल फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स। अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग द टॉपिक बट ऑल्सो अबाउट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जब आप सही तरीके से बात करते हो अगले बंदे से, तो उसका मतलब ये है कि आपको लोग बड़ा कॉन्फिडेंट समझेंगे। उसके अलावा गुड प्रेजेंटेशन के बारे में आप मज़ीद बातें बताएंगे कि सिर्फ टॉपिक का इल्म होना काफ़ी नहीं है प्रेजेंटेशन देते वक्त, बल्कि आपको आपका बात करना और कॉन्फिडेंट होना भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं अभी आपके सामने जितना कुछ भी पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ टॉपिक का नॉलेज नहीं है मेरे पास कॉन्फिडेंस भी है पढ़ाने का। ठीक है, अगर आपके पास टॉपिक का नॉलेज बेहद हो लेकिन आप बोल ही ना पाओ लोगों के सामने क्लियरली, आप कॉन्फिडेंस तरीके से बोल ही ना पाओ, तो ये चीज़ फिर अच्छी नहीं मानी जाती। इसी तरह की बस जनरल बातें इसमें लिखी हैं। तो फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन हेल्प मी गिव अ सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन। आपने अपने बारे में बताना है कि अगर मुझे अपने आप को बेहतर साबित करना है लोगों के आगे कि मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, मुझे इस टॉपिक के बारे में बड़ा अच्छे से पता है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, तो आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है। वो स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहले आता है गुड प्रेजेंटेशन एंड रिसर्च। सबसे पहले तो आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से पता हो जिसके ऊपर आपने सबके सामने बातचीत करनी है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों के सामने ये जो वीडियो बना रही हूँ, मुझे तो बहरहाल इस वीडियो का सच पता नहीं था, अचानक से ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप लोग बड़े कॉन्फिडेंटली मेरी वीडियोस देख सकते हो कि मेरी वीडियो में बहुत कॉन्फिडेंस है, कहीं पे मैं अटकती नहीं हूँ, कहीं पे मैं कोई रुकावट नहीं लेकर आती। ठीक है, लगातार बहुत फ्लुएंटली हर चीज़ समझा देती हूँ। ठीक है, यही स्किल होती है एक अच्छे वकील की, यही स्किल होती है एक अच्छे एम्प्लॉय की जो कहीं जॉब कर रहा हो, चाहे आप बिजनेसमैन भी बन जाओ, आपके पास लोग तभी आएंगे जब आप बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करोगे। सही है, तो यही बात यहाँ पे बताइए कि आपकी गुड प्रेजेंटेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप बात करो। आगे लिखा है, आई विल स्टडी माई टॉपिक केयरफुली एंड कलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गुड रिसोर्सेज। कि मैं अपने टॉपिक के बारे में अच्छे से स्टडी करूँगा और आसपास की जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि कंप्यूटर हो गया, कोई किताब हो गई, वहाँ से उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लूँगा जिसके बारे में मुझे बात करनी है। उसके अलावा मैं उस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करूँगा प्रॉपर्ली। आई कैन एक्सप्लेन इट ईजिली इज टू अदर, यानी कि जब मुझे समझ आएगी तभी मैं दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जैसे कि आप सारे जो मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी तारीफ करते हैं कि मैम आप अच्छा समझाती हैं, ऐसे ही तो मुझे नहीं आता। मैं पहले आप लोगों के लिए वो टॉपिक रीड करती हूँ, पहले उस टॉपिक को समझती हूँ, रिसर्च करती हूँ, खुद के लिए आसान बनाती हूँ, तभी जाके आप लोगों के लिए भी वो चीज़ आसान बनती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर मुझे अगले बंदे को अपनी कोई बात समझानी है कॉन्फिडेंटली, तो मुझे उस टॉपिक का इल्म बड़े अच्छे से होना चाहिए। फिर आगे आता है प्रिपरेशन ऑल्सो हेल्प्स मी फील मोर कॉन्फिडेंट एंड लेस नर्वस। और मैं अगर प्रिपरेशन करता रहूँगा इस चीज़ की कि लगातार खुद के साथ बात करूँगा या किसी दोस्त के साथ बात करूँगा, प्रेजेंटेशन देता रहूँगा उसको टॉपिक्स की, कुछ चीज़ डिस्कस करूँगा, तो अपने आप ही मेरे जो प्रैक्टिस जो है ना वो अच्छी हो जाएगी और मैं किसी भी बंदे के सामने बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊँगा। आगे आता है ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। अ प्रेजेंटेशन शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि किसी के सामने भी अगर आपको बात करनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, बात करो, बड़े क्लियरली बात करो। आई विल डिवाइड माई प्रेजेंटेशन इंटू 3 पार्ट्स। अगर आपको लिख के देनी है ना किसी बंदे को प्रेजेंटेशन, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हो। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो दरमियाना हिस्सा है टॉपिक का, दरमियाने हिस्से में आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो उस टॉपिक पे। फिर आता है कंक्लूजन होता है टॉपिक का एंड, यानी कि जिस टॉपिक पे आपने बात की है उसको आप एंड कैसे करोगे, वो सारी बातें आपने इसमें लिखनी है। फिर आगे आता है अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस का मतलब ये है कि जिन लोगों से आप बात करें, अब जैसे कि मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ, क्या मैं आप लोगों से बात करते वक्त मुश्किल ज़बान यूज़ करती हूँ? बिल्कुल नहीं करती, ताकि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ लगे। मैं आप लोगों के सामने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के लफ्ज़ नहीं यूज़ करती, ना ही अपने नोट्स में डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी बात भी समझ लग सके, तैयारी भी आप लोगों की अच्छी हो सके। ठीक है, इसलिए जिस इंसान को अपने आप को काबिल बनाना है उस पर यह ड्यूटी बनती है कि उसको अपने ऑडियंस को अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था ऑडियंस वाला, मैंने कहा था ऑडियंस वाला टॉपिक बड़ा ज़रूरी है, क्या पता वो आ जाए पेपर में, तो ऑलरेडी आया भी हुआ है। यहाँ पे देखें ऑडियंस का जिक्र भी उन्होंने किया हुआ है। तो ऑडियंस के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि किस लेवल के आपके बंदे हैं जिनसे आप बात कर रहे हो, उसी लेवल के हिसाब से अगले बंदे को आप एक्सप्लेन करो। इसमें आता है आई विल ट्राई टू नो देयर लेवल एंड इंटरेस्ट, दिस हेल्प्स मी चूज द राइट वर्ड्स एंड एग्जाम्पल सो दे कैन अंडरस्टैंड मी बेटर। यानी कि जब आप ऑडियंस चुनते हो, आपको पता हो कि आपके ऑडियंस को पसंद क्या है, किस लेवल पे वो आपकी बात समझ सकते हैं, आप वही चीज़ फॉलो करो ताकि वो लोग इंटरेस्ट के साथ आपकी बात सुने।
ठीक है। फिर आगे चीज़ आती है यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, कि आप अगले बंदे से बात करते हुए क्लियर इंग्लिश यूज़ करो, कोई वर्ड ऐसा यूज़ ना करो जो आपको भी समझ ना आए, उस दूसरे बंदे को भी समझ ना आए, ठीक है। और आपकी इंग्लिश बिल्कुल क्लियर हो। अगर मैं ये सारा कुछ इंग्लिश में बोलती तो मैं सब कुछ बिल्कुल क्लियर इंग्लिश में बोलती कि अटकू ना, आपको भी समझ लग जाए। यही बात यहाँ बोली जा रही है कि आप अवॉइड करो उन तमाम वर्ड्स को जिससे आपके लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो और सुनने वाले के लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो। आता है प्रैक्टिसिंग दी प्रेजेंटेशन। Practice is very important. I will practice my presentation many times before speaking. This will help me speak more smoothly and manage my time. It will also increase my confidence. Practicing के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको प्रैक्टिस आएगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों के सामने भी कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। यूजिंग गुड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये, अब जैसे कि मैं तो आप लोगों के सामने तो नहीं आती, लेकिन अगर आप ने बहुत से लोगों को स्टेजेस पे देखा होगा, वो डर के बात नहीं करते, वो बड़े कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है, ठीक है, कि बोलते वक्त आप लोगों के सामने, इतने लोगों के सामने कॉन्फिडेंट फील करो खुद को, डरो मत, घबराओ ना लोगों को देख के कि इतने लोग आपको देख रहे हैं। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत से लोग जब आपको देखते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज उधर गड़बड़ कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे पहले आप कॉन्फिडेंटली बैठे हुए थे, लोगों के सामने आप डर जाओगे, तो वो डरना नहीं है कभी भी। लोगों के साथ आई कांटेक्ट करना है, अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखना है, अपने हैंड मूवमेंट, अपनी बॉडी की मूवमेंट भी अब नॉर्मल नहीं करनी, अच्छे तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट कॉन्फिडेंटली खड़े रहना है, उन सबके आगे बोलते रहना है। ये बात यहाँ पे लिखी ताकि लोग आपकी बात और भी अच्छे से सुने। फिर आगे आता है स्पीकिंग क्लियरली। स्पीकिंग क्लियरली का मतलब ये है कि आप लाउडली बोलो। अब जैसे कि मैं जब ये वीडियो बनाती हूँ क्यों थक जाती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बोलने के लिए बेतहाशा अपनी एनर्जी ऊंची आवाज़ में कन्वर्ट करती हूँ, यानी कि बड़ी ऊंची आवाज़ में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। इसीलिए मेरे लिए भी मुश्किल होता है वीडियो बनाना, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ लग जाए, डाटा तैयार हो जाए। यही बात यहाँ पर लिखी है कि आप लोगों के साथ बात करते वक्त एक तो क्लियर बोलो और आपकी आवाज़ इतनी लाउड हो कि अगले बंदे को सुनाई दे सके, ऊंची हो कि अगले बंदे को सुनाई दे सके। उसके अलावा आप तेज़ मत बोलो, ना ही इतना स्लो बोलो कि अंदर अगला बंदा तंग हो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा पॉज भी दो। पॉज मीन्स कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ कि अगला बंदा जो है थोड़ा सा ब्रेक ले सके, सही है, ताकि उसको आपकी पॉइंट की बातें समझ लगे। आगे आता है यूजिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स मीन्स कि अगर आप तस्वीरें दिखा के भी अगलों को बातें समझा सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपके स्क्रीन पे जितना कुछ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यही चीज़ विजुअल एड्स होती है कि मैं आपके सामने ही वो चीज़ें दिखाती हूँ आपको, साथ साथ बैकग्राउंड पे मेरी आवाज़ चल रही होती है ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि अगर आप अपने ऑडियंस को कुछ दिखाना चाहते हो तो आप दिखा के भी बता सकते हो, समझा सकते हो, सही है। फिर आता है मैनेजिंग टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल प्लान माई प्रेजेंटेशन सो दैट आई फिनिश ऑन टाइम। आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन पॉइंट, यानी कि मैं एक ही पॉइंट को डिस्कस नहीं करता रहूँगा, टाइम के अंदर रहते हुए ही सारी बात अगले को एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे आता है कीपिंग द ऑडियंस इंटरेस्टेड, यानी कि ऑडियंस को आप इंटरेस्टेड इस तरह से रख सकते हो कि आप उनको अपने टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगला बंदा सुनने में मजबूर हो आपकी बात, सही है। तो इस तरह से ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्शन रखते हो। फिर आता है आंसरिंग क्वेश्चंस। अगर कोई ऑडियंस आपको क्वेश्चन करती है, आपको याद ही होगा कि मैंने जब लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो मैंने अपने लाइव स्ट्रीमिंग में आप सबसे पूछती थी कि ये क्वेश्चन बताएं, इसका क्या जवाब है। इस तरह क्या होता है कि आप लोग एक्टिव रहते हो, जवाब दे रहे होते हो, आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है पढ़ाई में। तो यही चीज़ होती है कि अपने ऑडियंस को इंगेज रखने का तरीका ये है कि आप उनसे सवालात करो, आप उनसे पूछो कि आपने उनको क्या समझाया है। इससे वो भी एक्टिव होते हैं, वो आपसे नए नए सवाल कर सकते हैं। इस तरह से भी ऑडियंस भी आपके साथ खुशी खुशी जो है इंटरेक्ट करती है। फिर आता है स्टेइंग काम एंड कॉन्फिडेंट। स्टेइंग काम एंड कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि अगर आप के सामने इतने बंदे हैं, आप उनके सामने अगर बात कर रहे हो तो आपको डरना नहीं है, आपने नर्वस नहीं होना, आपने शर्मिंदा खुद को नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा कोई आपसे सवाल करे उसके अंदर तो आपने तब भी रिलैक्स होकर जवाब देना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, आपने रुकना नहीं है, आप अपने जवाब को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंक्लूजन में ज़ाहिर है आपने वाइंड अप करते हुए ये बताना है, वाइंड अप ज़ाहिर है इसमें सिंपली लिखा है इन कंक्लूजन अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटेशन क्लियर स्पीकिंग, यानी कि बेसिकली इस टॉपिक में ना, इस पॉइंट में मैंने सिंपली बताया कि जो कुछ भी मैंने ऊपर लिखा है वही चीज़ें मैंने दोहरा दी कंक्लूजन में कि अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान जो है वो कॉन्फिडेंट हो, क्लियर बातें करें, सारा कुछ ऊपर बड़ा वही बताया। अब आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था 7 C's पे। तो 7 C's के बारे में मैंने सारा कुछ इस पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 7 C's की मेरी अलग से वीडियो भी आएगी यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पे जाके मैं 7 C's यही वाला आंसर एज इट इज़ सेम टू सेम एक्सप्लेन कर दूंगी बड़े अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा कुछ इस पर एक्सप्लेन करने लग गई, ठीक है। अब हमारे पास रीड दी फॉलोइंग पैसेज, वही चीज़ आ गई, पैसेज आ गया। इसके सवाल के जवाब आप देखें, ऊपर सवाल लिखे हैं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाल के जवाब लिख दिए 2 से 3 लाइनों में, ठीक है। तो इस तरह से इनको मैंने सॉल्व किया।
तो मैं एक वीडियो अगली बनाऊंगी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग की, यानी कि पैसे सॉल्विंग की। उसमें मैं आपको यही वाला जवाब दिखा दूंगी कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया। अब हमारे पास ऐसे था, स्टूडेंट शुड गेट लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट। मैंने ऐसे स्टार्ट करते वक्त आउटलाइन दिया इस ऐसे का। आउटलाइन देने का तरीका ये होता है कि इस ऐसे पे कौन से पॉइंट्स आप ऐड करने लगे हो अपने इस ऐसे में, उन पॉइंट्स को मैंने अलग से हेडिंग दे के इस तरह से लिख दिया। अगर आपसे आउटलाइन नहीं बनता कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट कर दो, लेकिन जाहिर है इस आउटलाइन के भी 2 नंबर होते हैं। अगर आउटलाइन आप नहीं देते तो कोई मसला नहीं है, 2 नंबर फिर आपके कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप आउटलाइन दे के स्टार्ट करते हो तो बेहतरीन हो जाएगा। सही है। फिर हमने हेडिंग दे दी दरमियान में लिख के, शुड स्टूडेंट गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट। फिर उसके अलावा आप देखें कि मैंने ये पूरा का पूरा ऐसे 300 वर्ड्स के अंदर ही लिखा है, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर दिया था कि आप एक आर्ग्यूमेंटिव ऐसे लिखें जो कि कम से कम 300 वर्ड्स का हो, यानी कि 300 वर्ड से कम ना हो, 300 वर्ड्स का हो या 300 वर्ड से थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये ऐसे लिखे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ऐसे यही वाला एक्सप्लेन भी कर दूंगी, और मैं एक फिक्स्ड पैटर्न जो ऐसे का है जो मैंने आपको डिस्कस किया था वीडियो के स्टार्ट पे, वो भी मैं आप लोगों के लिए बना के यूट्यूब पर चढ़ा दूंगी कि कौन कौन से फिक्स पैटर्न किस किस टॉपिक पे आप यूज़ कर सकते हो। सही है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश का एक बैकअप सब कुछ सिखा दिया कि क्या क्या इसमें आएगा, किस तरह अटैम्प्ट करना है, किस तरह सब कुछ लिखते हैं। बस इतना ही था आज की वीडियो में। गाइडेंस के लिए ये वीडियो बेहतरीन है, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ लग गया होगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, किस तरह लिखना है। ठीक है। एक चीज़ और जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं वो ये है कि मैम जो लेटर राइटिंग है या मेमो राइटिंग है, कोई भी पैटर्न के ऊपर अगर हमें जवाब अटैम्प्ट करना है तो कितने पेजेस का हो। देखें, कोशिश करें 1 पेज पूरा लिखें। अगर 1 पेज से ज़्यादा हो गया है तो कोई मसला नहीं है, 1 पेज ज़्यादा लिख दें। नहीं तो अगर एक पूरे पेज पे भी अगर आपका लेटर पूरा आ रहा है ना, तो बस ठीक है, आपका काम वहीं से हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर उसी से ही मिल जाएंगे। यानी कि 14 नंबर का अगर है तो आपके आराम से 10 से 9 नंबर आ जाएंगे, कभी 12 भी आ सकते हैं। अगर इंग्लिश अच्छी हो, कोई मिस्टेक ना की हो आपने ग्रामर की, तो 12-13 भी वो दे सकते हैं 14 में से। ठीक है, अगर वो पूरे 1 पेज पे आ जाए लेटर बगैर किसी मिस्टेक के, और आपकी बात भी पूरी कन्वे हो जाए, यानी कि कोई चीज़ आपने खाई ना हो, पैसेज से हर चीज़ प्रॉपर्ली कन्वे की हो, और स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी की हो, 1 पेज में भी अगर आपने अच्छे से लिख दिया हो, आपका काम उधर से ही हो जाएगा। इसीलिए लेंथ की ज़्यादा टेंशन इधर ना लें। बाकी जो दूसरे सवाल हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी वाला हो गया, 7 C's वाला आंसर हो गया, इनमें ज़्यादा थोड़ा लेंथ बढ़ानी पड़ जाती है। जैसे कि इसमें मैंने ये आंसर पूरा 1 पेज का लिखा है, फिर 1.5 पेज तक गया है। ठीक है, तो इसको आप लंबा कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक रही बात पैटर्न्स की, लेटर वाले पैटर्न्स की, इनको आप 1 पेज पे भी लिख देंगे, पूरा पैटर्न लिख देंगे सही तरीके से, तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।